बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा साबिका प्रोग्राम इतने हाई लेवल पे अप्रिशिएट किया। मुझे मोर देन 7,000 लाइक्स आए और वो इवन कि मुझे प्रोफेशनल इदारों ने भी यानी लिंक्डइन ने और बाकी इदारों ने भी मुझे नोटिफाइड किया कि इतना ज़्यादा ये देखा जा रहा है। और फिर यहाँ भी देखने का बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा प्रोग्राम होता है, यकीनन किसी के साथ टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा कि वो 1 घंटे का प्रोग्राम देखे, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने का शुक्रिया। बाकी जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर थे, इंशाल्लाह मैं अगर संडे को प्रोग्राम हुआ तो मैं आपको सारी चीज़ें पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब तक और साइमा तक और बाकी टीम तक ये सारी बातें पहुंचा दी है, जो सजेशन है और जो चीज़ें शार्ट है और वो हम कर नहीं पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी टीम तक पहुंचा दी है। मैं प्रोग्राम को फारसी के एक और शेयर से स्टार्ट करना चाहूँगा। फारसी का शेयर बड़ा हाईली अप्रिशिएट हुआ है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है, चूँकि इस प्रोग्राम का मेन सब्जेक्ट लैंग्वेज भी है और हम लैंग्वेज पे भी इस पे काम कर रहे हैं, तो लैंग्वेज पे भी बड़े क्वेश्चन आंसर आए कि आप लैंग्वेज पे अभी काम क्यों नहीं कर रहे। तो हम लोग सारी चीज़ें दोबारा शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज हमने इसमें एक और इजाफा किया है इस प्रोग्राम में, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन मैं अगर एक शेर से स्टार्ट करूँ कि उर्फी दिल आबाद बैक जो नखर दिश्क, उर्फी दिल आबाद बैक जो नखर दिश्क, मनहम दिल वीरा बदो आलम न फरोशम। शायर कहता है कि पहले भी मैंने उर्फी का शेर पढ़ा था पिछले संडे को, आज फिर मैं उर्फी ही को कोट कर रहा हूँ। वो कहता है कि उर्फी जो टूटा हुआ दिल नहीं होता, यानी सही सलामत दिल होता है, वो कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। यानी मोहब्बत वो दिल करते हैं जो टूटे हुए होते हैं। और मनहम दिल वीरा बदोआलम न फरोशम, और अगर मुझे कोई दोनों जहानों की दौलत दे, तो मैं अपने टूटे हुए दिल को, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानो ताला बैठे हुए हैं, उसको मैं दोनों आलम के सरमाए पे फरोख्त नहीं कर रहा। तो ये उर्फी का शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। सामीन, हमने एक प्रोग्राम, जैसा मैंने वादा किया था, ऑनलाइन वादा किया था कि हम एक मेंटोरशिप का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और इस मेंटोरशिप के प्रोग्राम का आज पहला प्रोग्राम है। और हम बड़े खुशकिस्मत है कि आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो इतने ज़्यादा माशाल्लाह काम कर चुकी है। हमारे नौजवान जब इस प्रोग्राम को देखेंगे और सुनेंगे तो उनको मज़ा आएगा, उनको सारा कैरियर के बारे में सब कुछ मज़ा आएगा। तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं अपनी टीम को कहूँगा कि वन बाय वन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे। मैं डॉक्टर खलील अहमद खान हूँ। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं सरवत ज़फ़र, तो मैं सरवत ज़फ़र को कहूँगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे शॉर्टली। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना तारुफ सिर्फ इतना करवाऊंगी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं, उनको फैसिलिटेट कर सकूं। वैसे तो मैं मास्टर ट्रेनर एज अ रिसोर्स पर्सन काम कर रही हूँ करंटली विद यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग ऑन वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। सरवत एजुकेशनिस्ट है 20 सालों से और डेडिकेटेड ट्रेनर है। मेरे साथ 2013 से काम कर रही है। मेरे साथ तुर्की हमारे साथ गई है, हमारे साथ शाम गई है, और बहुत सारे, बल्कि वार जोन में गई है। बड़ी बहादुर खातून है माशाल्लाह। तो वार जोन के अंदर ये गई है, उस वक्त वार चल रही थी, और मैंने यहाँ से सबको कहा कि मतलब वार जोन में ना जाया जाए, लेकिन बारी ले गई है और इसने सारा कुछ देखा है। हालांकि हमारे साथ कैलिस के गवर्नर और वो सारे थे, लेकिन बहरहाल टीम के साथ, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी का इशू होता है, लोग डरते हैं, लेकिन बहरहाल सरवत गई है माशाल्लाह। तो मोस्ट वेलकम सरवत। सरवत आज डिस्टेंस एजुकेशन पे 2 मिनट 3 मिनट बात करेगी। साइमा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा नैयर है and I am an educationist and I am working in Fravel for the past 15 years. माशाल्लाह। ये जो आप 20 साल और 25 साल अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, ये आपके एज भी बता रहा होता है। जी डॉक्टर आसमा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसम मरियम है और मेरा ताल्लुक पब्लिक सेक्टर से है। मोस्ट वेलकम। पब्लिक सेक्टर के हमारे जो साथी हैं, यकीनन वो
मैं उनको हाईली अप्रिशिएट करता हूं। अपने टाइमों से सब टाइम निकालते हैं, लेकिन इनकी रिस्ट्रिक्शन और इनके जॉब्स और इनके तकाजे बड़े सख्त होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें लोग टाइम देते हैं। आप सबका शुक्रिया। नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम शुरू हुआ है यूथ डेवलपमेंट फोरम, उसके बारे में मैं एक सेंटेंस कहूँगा कि यूथ डेवलपमेंट फोरम के जो हमने वादे किए थे ट्रेनिंग्स का, तो हम ट्रेनिंग उनके लिए शुरू करवा रहे हैं। उनको मैंने वादा किया था कि आपको मेंटोर से मिलवाएंगे और ऐसे तजुर्बाकार लोगों को सामने लाएंगे। यूथ डेवलपमेंट फोरम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और CDRS का एक इनिशिएटिव है, जिसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर आज भी हमारे साथ हैं, कुछ और भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं, और स्टीयरिंग कमेटी की जो हेड है वो मिस्टर टॉड शे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको देख रही है। बाकी इदारों के साथ हमारे MOU इसी महीने के एंड पे साइन होने जा रहे हैं। तो उनके साथ जो वादा था, बहुत सारे वादे हैं उनके साथ, उनके जॉब के वादे, उनकी बहुत सारी चीज़ों के वादे हैं। उस वादों में से एक मेंटोरशिप का वादा था। आज जो हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर फातिमा डार साहबा, जो कि PhD डॉक्टर हैं और बेसिकली एजुकेशनिस्ट हैं, 28 ईयर से एजुकेशनिस्ट हैं, और CEO हैं और मैनेजिंग पार्टनर है ओक कंसल्टिंग का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहबा को कि वो अपने बारे में थोड़ा सा 1 मिनट ज़रूर बताएं, ताकि लोगों को उनके बाकी चीज़ों के बारे में पता चले, वो कहाँ से पढ़ चुकी है और उनका बाकी एक्सपीरियंस भी ज़रा 1 मिनट में अगर डॉक्टर साहब आप बताएंगी तो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर खलील साहब। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मौका दिया कि मैं अपने तजर्बात आप सबसे शेयर कर सकूं। मेरा नाम, जैसे कि आपने कहा, फातिमा मेरा नाम है जी, और मैं PhD इन एजुकेशन हूँ, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो करिकुलम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में है, जो कि मैंने मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी से की है। और इसके अलावा मैंने मास्टर्स करिकुलम एंड टीचिंग में अमेरिका की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने की है। और इससे पहले एक और मास्टर्स मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो कि अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कहलाती है, वहाँ से किया है। तो मेरा जो तालीमी सफ़र है वो इन 3 डिग्रीज पर मुश्तमिल है। और जैसा कि आपने कहा, मैं पिछले 28 साल से शोबा तालीम के साथ मुंसलिक हूँ। इन डिफरेंट कैपेसिटीज मैं एज अ प्रोफेसर भी काम करती रही हूँ पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और इसके साथ साथ मैं डेवलपमेंट सेक्टर के साथ बड़ा रेगुलरली काम करती हूँ तालीम के शोबे में और एजुकेशन प्रोजेक्ट पे। और मेरा लेटली जो मैं काम कर रही हूँ, मेरा रिसर्च पे बहुत काम है। आपने लैंग्वेज का जिक्र किया, हाल ही में जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं वो लैंग्वेज के ऊपर ही किए हैं। और यू नो, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द कॉज फॉर मदर टंग इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल, कि मेरा अपना ये ख्याल है, और रिसर्च भी ये कहती है कि अगर तालीम आप अपनी मादरी ज़बान में दें तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं बच्चे की वो बेहतर होती हैं, क्योंकि वो उस ज़बान में तालीम हासिल करता है जो उसके घर की ज़बान है और जो उसको समझ आती है, और जो उसको इर्द गिर्द बोलती जो है वो सुनने को भी मिलती है। तो ये कुछ मेरे छोटा सा तारुफ है। बाकी आप जो सवाल करेंगे मैं उसके जवाब जरूर जरूर जरूर। डॉक्टर साहब, बगैर एजुकेशन के आपने मेरे ख्याल में कुछ नहीं किया, आपकी किताबों से भी पता चल रहा है। किताबों के साथ दोस्ती जो है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन दोस्ती होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इससे निकलेंगे किताबों की दुनिया से और आपसे पूछेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि बचपन कहाँ पे गुजरा, कितने बहन भाई थे, माँ बाप के बारे में थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएंगे, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। अच्छा जी, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जी, मेरा ताल्लुक एक तालीमी घराने से है। मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद और वालदा दोनों प्रोफेसर्स थे लाहौर में। मेरा ताल्लुक लाहौर से है, लाहौर मेरा शहर है और मैं उसको अपना वतन कहती हूँ, लेकिन रहती मैं कराची में हूँ। पिछले 20-21 साल से मैं कराची की रिहायशी हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश और मैं पली बड़ी लाहौर में हूँ और बुनियादी तालीम भी मैंने वहाँ से हासिल की। 2003 से मैं कराची में रह रही हूँ काम के सिलसिले। मेरे वालिदैन दोनों प्रोफेसर्स थे। मेरे वालिद अंग्रेजी ज़बान के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और मेरी वालदा FC कॉलेज लाहौर, जो कि फॉर्मन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, वहाँ शोबा सियासियात में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। और वो FC कॉलेज, जैसे कि आपको मालूम है, पहले लड़कों का कॉलेज था एंड शी वाज द ओनली वुमन प्रोफेसर देयर। तो और वो वहाँ से डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस की रिटायर हुई।
तो मेरे वालिदैन जो हैं वो दोनों प्रोफेसर्स, और उसके साथ मेरी बहन एक है, मेरी बस एक ही बहन है, हम 2 बहनें हैं। और जो मेरी बहन है वो इस्लामाबाद होती हैं और उनका ताल्लुक भी शोबा तालीम से है, वो ज़ेबिस्ट में पढ़ाती हैं। उनका जो वैसे तो शी हैज़ हर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाई किया। आर्ट एंड कल्चर से उनको बहुत शुरू से लगाव था और अब वो उसी फील्ड को परसू कर रही हैं और वही वो पढ़ा भी रही हैं और उसके अलावा सिखा भी रही हैं। शी इज़ अ कथक डांसर और इस्लामाबाद में वो इसकी तालीम भी दे रही हैं नौजवानों को। तो बस ये मेरी छोटी सी फैमिली है और ये उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मेरी एक बेटी है माशाल्लाह जी, वो A levels में पढ़ रही है इस वक्त और कराची में, और आई ओनली हैव 1 डॉटर। और मेरे मियाँ जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से उनका ताल्लुक है और कॉर्पोरेट सेक्टर में वो एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो बस आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉल फैमिली एंड देन अपना भी मेरा एक बस वी आर अ वेरी स्मॉल फैमिली। माशाल्लाह, ये छोटा सा मेरा फैमिली इंट्रोडक्शन है। नहीं बस हमें अंदाजा हो गया है, माँ बाप एजुकेटेड हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ रहे होते हैं। माहौल पे बहुत ज़्यादा, माहौल से असर पड़ता है इस पे। मैं डॉक्टर साहब, जब इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ता है लिखता है और उसके दिमाग खुश्क हो जाते हैं, हमारे ज़माने में सुना करते थे कि जी एक लड़का था वो याद करता था तो किसी को सुना के याद करता था, तो उसके कोई सुनता नहीं था, सारे लोग उससे भागते थे, तो वो एक बकरी को पकड़ के सामने खड़े करके उसको सुनाता था कि जी वो मास्टर कर रहा था, तो बकरी को बांध के उसको सुनाया करता था। तो जब ईद में वो किसी ईद में उस बकरी को जब ज़बह किया गया तो वो बकरी के दिमाग को जब चेक किया गया तो उसका दिमाग नहीं था, सर में सारा ख़त्म, वो लड़का खा चुका था। तो इस वजह से हम इस चीज़ों से बचने के लिए, यह वैसे हम सुनते हैं, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए हम डॉक्टर आसमा के पास आएंगे कि डॉक्टर आसमा कोई ऐसा टिप हमें बताएं जड़ी बूटियों का कि हम खाएं, हमारे बाल सफ़ेद ना हो। पढ़ने का मुझे भी ज़्यादा शौक है, तो हम कैसे इससे बचा जा सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, पढ़ने से दिमाग खुश्क नहीं होता, ये आपने गलत सुना है। ठीक है। तो हाँ जी। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन है कि एक तो आपको कब महसूस हुआ कि आपको पीएचडी करनी चाहिए, और सेकेंडली क्या क्या हर्डल्स आपने फेस की इन पीएचडी रिगार्डिंग रिसर्च और मॉरल सपोर्ट? तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज आपकी फैमिली यू बिलोंग टू एजुकेशनिस्ट फैमिली। सो इन थीसिस और रिसर्च में आपको क्या क्या हर्डल फेस करनी को मिली, और क्यों लगा आपको कि आपको पीएचडी करनी चाहिए? हाँ जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैंने 1997 में अपनी दूसरी मास्टर्स की डिग्री अमेरिका से ली और उसके बाद फिर मैं अपने प्रोफेशन में मसरूफ़ हो गई। जब मैं अपने प्रोफेशन में यूनिवर्सिटी टीचिंग में, यहाँ मेरा लंबा तरीन दौर जो मैंने एकेडेमिया में गुजारा वो आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ था। मैं तकरीबन 8.5 साल के करीब आगा खान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के साथ रहने से मुझे अंदाजा हुआ कि सर्वाइवल, एक तो सर्वाइवल की बात, दूसरी ये कि मुझे लगा कि अगर मुझे अपने प्रोफेशन में ग्रो करना है तो फिर मुझे इसमें जो टर्मिनल डिग्री है उसका हासिल करना ज़रूरी है। और वो रिसर्च जो है, रिसर्च डिग्री, चूंकि मैं पढ़ा रही थी, क्योंकि मैं टीचर्स को पढ़ाती हूँ, मैं उन प्रोग्राम्स में पढ़ाती हूँ जहाँ टीचर्स जो हैं वो डिग्री हासिल करने के लिए आ रहे होते हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप खुद ही, आपको ना सिर्फ आगाही हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, बल्कि आपको लेटेस्ट रिसर्चेस का भी पता चले जिनका इस्तेमाल आप कर सकें, बता भी सकें अपने असातिज़ा को और ख़ुद भी अपनी टीचिंग में इस्तेमाल कर सकें। तो ये मैंने सोचा। उसके बाद ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियाँ, घर, बच्चा, ये सब चीज़ों को सामने रखते हुए 2011 में मुझे मौका मिला कि मैं, इत्तफाक ऐसे था कि माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू पंजाब और उस वक्त मैंने सोचा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम कि मैं अपना पीएचडी परस्यू करूं, अदरवाइज यू नो आई वुड लैग बिहाइंड और एक रिडंडेंसी आ जाती है आपके करियर में। तो तब मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी थी अपकमिंग जो कि मल्टी मॉडल यू नो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही थी फ्लेक्सिबल मोड में, और मेरी उस वक्त
जो है वो यही सूरत हाल थी कि बच्ची मेरी छोटी थी और मैं मुस्तकिल 4 साल के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, तो मुझे उनका प्रोग्राम जो है वो पसंद आया और मैंने अपने आप को PhD में एनरोल कर लिया। और फिर अगले 4 साल जो है वो जो ब्रिटिश मॉडल पे मलेशियन यूनिवर्सिटीज बेसिकली ब्रिटिश मॉडल के ऊपर PhDs देती हैं, जो कि PhD थ्रू रिसर्च होता है। फॉर 4 years you do any course। जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स हैं वो साथ साथ वो आपको करवाते रहते हैं, बट वो आप बेसिकली रिसर्च। तो आई वाज अटैच्ड टू अ सुपरवाइजर और मेरा जो फील्ड वर्क था सारा वो पाकिस्तान में डेटा कलेक्शन और वो सब पाकिस्तान के में ही था। और उस वक्त मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी लाहौर में। मैं वहां चली गई थी 2 साल, और चूंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा थी तो मुझे एक्सेस टू डेटा वाज नॉट अ प्रॉब्लम। आई कुड गो टू स्कूल्स, आई कुड कलेक्ट माय डेटा इजीली, क्योंकि वहां पर जो असातिज़ा थे वो हमारे वाकिफ, और चूंकि हम खुद उस सिस्टम का हिस्सा थे, मेरे लिए वो जो एक इनिशियल प्रॉब्लम होता है टू कलेक्ट डेटा, वो मुझे नहीं हुआ। और फिर एट द सेम टाइम आई वाज वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड सुपरवाइजर who guided me through and through, और मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली अपने PhD सुपरवाइजर से। I was aligned with her continuously, और बड़ी अच्छी मुझे रिसर्च एडवाइजमेंट जो है वो मिलती रही। और 2 साल मुझे अपने डेटा कलेक्ट करने में लगे, और उसके बाद मैंने फिर अपना मलेशिया में गई और वहाँ फिर मैंने मजीद जो है वो अपना थीसिस डिफेंड किया। वहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के साथ मेरी मीटिंग्स हुई, और उसके बाद 2015 में मैंने अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट की। तो ये सफर 4 साल का था, बहुत मुश्किल था। मुश्किल मैं इसलिए कहूंगी कि अगर मैं कंसिस्टेंट ना होती, अगर हार्ड वर्किंग ना होती, तो इतनी ज्यादा मसरूफियात, नौकरी, घर, बच्चा, ये सब के साथ ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं हमारे सेटअप में। बट आई वॉज वेरी लकी कि मैं वो जो 2 साल मेरे बहुत हार्ड वर्किंग जो ईयर्स थे, वो 2 साल मैं अपनी वालदा के पास लाहौर चली गई, और वहाँ मेरी वालदा ने मुझे, हस्बैंड ने फुली सपोर्ट किया, और तब मैं ये काम कर पाई। अदरवाइज आपको पता है कि हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में थिंग्स बिकम अ बिट डिफिकल्ट, बट आई वाज वेरी लकी। सर्कमस्टेंसेस नॉट दैट वे। शायद अल्लाह को ये मंजूर था कि मैंने PhD करनी, तो हालात ऐसे साजगार पैदा हो गए कि मैं वहां जाती गई जहां जहां फैसिलिटेशन जो थी वो मौजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मैं जरा आऊंगा साइमा की तरफ, मैडम साइमा नैयर की तरफ आऊंगा। आपके साथ कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, तो या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, तो जिस तरह आप स्टार्ट करना चाहें। जी, पहले तो मैं डॉक्टर साहिबा से लाइटर मोड पे एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, तो आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? ये तो आपने ऐसा सवाल किया है कि इसको पहले मुझे जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट है। देखिए, किसी भी शख्स की जो सक्सेस होती है या उसके आगे बढ़ने की एबिलिटी होती है, मैं समझती हूँ उसमें किसी एक शख्स का हाथ नहीं होता। मेरे केस में मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों का इसमें अमल दखल था, जिसमें मेरा ख्याल है कि मैं अपनी वालदा और अपने मरहूम नाना को सरे फहरिस्त कहूंगी कि उन्होंने मुझे बेहद सपोर्ट किया। फिर मेरे अपने शौहर, उन्होंने, बल्कि ही वाज द वन एक्चुअली हु टोल्ड मी दैट नाउ इज द टाइम दैट यू शुड डू योर PhD नाउ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। घर का माहौल साजगार था। मेरी बेटी छोटी थी, बट माय डॉटर एज अ लिटिल गर्ल फुली रियलाइज्ड कि मैं इस वक्त पढ़ भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, उसको भी देख रही हूँ। तो मेरी अपनी बेटी बहुत सपोर्टिव रही मेरे इस सारे काम में। तो जितने भी मेरे इर्द गिर्द लोग थे, उन सब ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। मैं जब लाहौर मूव हुई और जब मैं PhD कर रही थी, तो मेरी बेटी तब वहाँ लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ रही थी। शी वाज आई थिंक 6-7 years old, और मैं सुबह सुबह यूनिवर्सिटी चली जाया करती थी। माय ग्रैंडफादर, जिन मैं अपने नाना की जो बात कर रही हूँ, वाज 91-92 years एट दैट टाइम। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी लंबी जिंदगी दी। 2020 में जब उनका इंतकाल हुआ तो ही वाज 100 years old। माशाल्लाह। और 91-92 years की एज में
he used to take my daughter to school, और वो उसका बैग उठा के और उसको गाड़ी में बिठा के और उसको लेके भी जाते थे और उसको लेकर भी आते थे। और फिर मेरी मदर रिटायर हो चुकी थी, फिर उन्होंने वहां से वो टेक ओवर कर लेती थी मेरी बेटी को, और फिर उसको खिलाना पिलाना पढ़ाना ये उनकी जिम्मेदारी थी। एंड आई वाज टोटली डेडिकेटेड टू माय वर्क। तो ये जैसे मैं आपने मुझसे जो सवाल किया, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में देयर वर मल्टीपल पीपल हु वर इन एक्शन to see to it that I reached, my envisioned position and career. Totally could understand. डॉक्टर साहब हम इसको समझते हैं। बेसिकली आपको सियासत भी करना चाहिए। अच्छा जवाब दिया है आपने, साइमन नियर के आंसर अच्छा दिया है। बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं, उनको यकीनन इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं सरवत की तरफ आऊंगा। सरवत, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकती है, और साथ में आपके साथ क्या है आज डिस्टेंस एजुकेशन पे आप क्या कहेंगी आज, और स्टूडेंट्स या पाकिस्तान में ये क्या कामयाब है, दुनिया में इसकी क्या है, और इसकी डिग्री का कोई स्टेटस होता है कि नहीं होता? आपकी तरफ मैं आऊंगा सरवत जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहिबा से ये सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। माशाल्लाह, you did a lot in your life and you have a lot of achievements, but the thing which is very important regarding this all success, क्या खोया? This is very important. हाँ, मैं जी बड़ी हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ। जब आप कहती हैं ना क्या खोया, तो मैं मिस करती हूँ अपने दोस्तों को, उनके साथ बैठ के गप्पे मारना, हंसना, वो तमाम मेरा ख्याल है अजीज और अकरबा जो बहुत हैं आप, लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकते अपनी मसरूफियात के बायस। मैं इस चीज को बहुत मिस करती हूँ। फिर एक गिल्ट सारा वक्त, जो एक मेरा ख्याल है साउथ एशियन औरत जो है उसका शायद मेरा ख्याल है जिंदगी का हिस्सा है, और वो गिल्ट ये है कि क्या मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियों को इक्वल अटेंशन दे पा रही हूँ। तो कभी आप ये महसूस करते हैं अगर आप इस तरफ ज्यादा निकल गए तो ओह वो चीज पीछे रह गई, ओहो शायद मैं अपना घर ठीक नहीं देख पा रही, शायद अपने बच्चों को तवज्जो ठीक नहीं दे पा रही, शायद अब मैं अपने प्रोफेशन को ठीक तवज्जो नहीं दे पा रही। तो वो जो छोटे छोटे आप हिस्से खोते है ना, तो वो आपको अच्छी सिंसी जो आपके दोस्त की शक्ल में हो सकती है, आपके माँ बाप की शक्ल में हो सकती है, किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो आप इन परसूट ऑफ योर करियर समटाइम्स आप बड़े अच्छे प्यारे जो आपके रिश्ते हैं उनको आप कहीं ना कहीं खो देते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सरवत ने, और आपने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया। और मुझे जो जवाब शायराना तौर पे मुझे जो मैं उसको देख रहा हूं, तो मैं फिर आऊंगा दोबारा सरवत की तरफ, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब के जवाब से एक शेर याद आ गया कि अफरीदी साहब का शेर है कि इश्क में दान करना पड़ता है, इश्क में दान करना पड़ता है, जान को हलकान करना पड़ता है, और तजुर्बा मुफ्त में नहीं मिलता, पहले नुकसान करना पड़ता है। तो ये जो नुकसान है यकीनन ये वापसी उसकी नहीं हो सकती। हम लोग इस तरह कई नुकसानात कर जाते हैं। जैसे मैं मुल्क से बाहर था, मैं बस यही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ, और अब्बू मुझे उस ज़माने में कहते थे इकट्ठे उम्रे के लिए जाएंगे जब तुम आओगे, और मैंने एक आंख का ऑपरेशन करना है। मैंने कहा ठीक है जब मैं आऊँगा। तो वो मेरे बगैर ना अस्पताल जाते थे ना किधर जाते थे, हालांकि माशाल्लाह हमारे 5 भाई और भी है, लेकिन वो मेरे साथ बड़े थे। तो मैं नहीं था मुल्क में, और उनकी वो अब हम उस वक्त हमारे साथ फिर नहीं रहे। तो ये जो कमी है ये यकीनन इंसान मिस करता है। जी सरवत, आप क्या कहेंगी डिस्टेंस एजुकेशन पे? जी, और इसकी दूसरी मिसाल है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ, ऐसा ही है। So now coming towards my subject, as far as this virtual classroom and the distance learning program is concerned, so I would like to say कि जी after during the COVID ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, जो LMS learning management system and जो Teams है and Skype and the Zoom, the different softwares they have been introduced
फॉर दिस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो ये बहुत अच्छा पाया गया, मतलब इट्स आई वुड से कि इस वक्त करंटली इट्स वेरी सक्सेसफुल। अब जिस तरीके से मैं अभी जिस तरीके से विंटर वेकेशंस की वजह से जो भी सिचुएशन हुई है, और अभी आई वाज टेकिंग माय वर्चुअल क्लास 1 वीक जो मैंने अभी ली है, तो मतलब द स्टूडेंट्स दे आर माशाल्लाह वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज क्लासेस, क्योंकि ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है इवन फॉर द टीचर्स ऑल्सो। और ये एक बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम रहा है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी टाइम की बचत है, यू नो दैट यू आर इजीली यू नो यू कैन मैनेज योर टाइम ऑल्सो। और बाकी जो लोग कैंपसेस में जाते हैं, सिस्टम्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उनके लिए बेयर करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है, तो वो भी काफी इस चीज को रिड्यूस किया जा रहा है। As far as this learning program is concerned, so we are going to have the individual, you know, discussion and the interaction with the students also through these virtual classrooms. So इसके जो objectives are, they are very much defined and they are very much clear. मैं सिर्फ मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये नेमल बदल हो सकता है? यदि आप फिजिकली जाते हैं, अगर आप फिजिकली जाते हैं तो और ये डिस्टेंस एजुकेशन है, तो क्या ये नेमल बदल है फिजिकली जाने के इस एजुकेशन के? आई थिंक मैं इसको ज्यादा कहूंगी कि इट्स मोर देन स्ट्रॉन्ग देन द फिजिकल। ओके ओके, ठीक है, आप इसके हक में हैं। मैं आऊंगा साइमा की तरफ। साइमा के साथ क्या है आज कोई जी डॉक्टर साहब, ऐसे हम अपने प्रोग्राम में कोई एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ वर्ड फ्रिजिड। फ्रिजिड मींस वेरी कोल्ड as related to our winter season. So yeah Frigid, frigid, and we can use it in a sentence like the frigid winter air made me shiver as I walked outside. कि ठंडी हवा ने मुझे कपकपा दिया जब मैंने बाहर वॉक की, तो बेसिकली इट्स फ्रिजिड। अच्छा ठीक है, मैं प्रोफेसर गफूर साहब को कहूंगा कि साइमा ने दोबारा शुरू किया है, एंड मुझे उम्मीद है कि ये जिस सब्जेक्ट पे भी रहेंगे अपना सब्जेक्ट नहीं भूलेंगे। अपना सब्जेक्ट हम लोग नहीं भूलेंगे। जैसे डॉक्टर आसमा की तरफ मैं आऊंगा अभी। डॉक्टर आसमा के लिए दुबई से इतनी सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, चूंकि दुबई में जरा ज्यादा देखा जा रहा है, मेरी लास्ट जॉब दुबई में थी, तो वहां ज्यादा देखा जा रहा है। मेरे दोस्त और सारे, तो वो लोग कह रहे थे हम लोग यहाँ पे ये चीजें मिलती हैं जो आप लोग बताते हैं। तो नाउ ओवर टू डॉक्टर आसमा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब के जो लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि वो अप्रिशिएट भी करते हैं हमें और सुनते भी हैं। जैसे कि सर्दियों की बात की, तो सर्दियों में बहुत सारे लोगों की जरा डाइट बढ़ जाती है ना, खाना पीना ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा से मोटापे का शिकार हो जाते हैं, वेट बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि चिया सीड्स जो हैं उनका इस्तेमाल अपनी डाइट में जरूर रखें। चिया सीड्स आज का हमारा टॉपिक है। इसको जो है सेल्विया हिस्पैनिका कहते हैं, इसका बोटानिकल नेम है, और इंग्लिश में इसको चिया सीड्स कहते हैं। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग जो बॉडी के फंक्शंस हैं एंड अदर जो फंक्शंस एंड प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर, उनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही दाने की तरह के होते हैं। जैसे कि आप कर सकते हैं तुखमलंगा होती है जिसको बेसल सीड्स कहते हैं, बट दे लुक लाइक दैट बट दे आर नॉट सेम। अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूजन कर लेते हैं कि ये तुखमलंगा या बेसल सीड्स हैं, बट ये एक डिफरेंट है, इनको चिया सीड्स कहते हैं। आप इसी नाम से मार्केट में जाके लेंगे इसको, ठीक है। हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। अगर आप इसका 1 ऑंस लेते हैं, 1 ऑंस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून, या फिर आप इसको कर सकते हैं 28 ग्राम्स। तो उसमें आपको 148 कैलोरीज जो है मिलती है। इसके अलावा आपके पास 4.7 ग्राम प्रोटीन है, 8.9 ग्राम जो है फैट है, 11.7 ग्राम जो है आपको कार्बोहाइड्रेट होती है, और बाकी भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके 2 ऑंस जो है उसकी क्वांटिटी में होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस है एंड फुली लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा इसमें तो फैट ज्यादा है, तो जो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसकी फैट को
अब्सॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में ये एंटीऑक्सीडेंट्स उसके हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी बॉडी के अंदर आरओएस बन रहे होते हैं, कह लें कि जी कोई भी कैंसर एजिंग कॉजिंग जो एजेंट्स हैं या सेल्स होते हैं, उसको डिग्रेड करने में, रिमूव करने में ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा दे वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूस दी हार्ट डिजीजेस, ठीक है। वेट लॉस में आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी कि आप अपनी डाइट में इसको यूज करें, चिया सीड्स को। आपका वेट लॉस जो है, यू कैन सी द डिफरेंस, आप इसको जो है महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं दे कैन आल्सो टेक इट। एंड सबसे जो मजे की बात है कि इजी टू इनकॉर्पोरेट इन योर डाइट, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। सम टाइम आप दूध में भिगो के ले लें, रात को भिगो लें, सुबह आप उसको उठ के ले लें, आप स्मूदी की फॉर्म में उसको बना के ले लें। आपने कुछ नहीं आपके पास, यू कैन ओनली स्प्रेड ऑन योर सालन, ऑन योर रोटी, ऑन योर नान, व्हाटएवर यू वांट, ऑन योर बटर, ऑन योर योगर्ट, ठीक है। आप उसको किसी भी फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, उसको एब्जॉर्ब फॉर्म में, या आप उसको दूध में या पानी में या योगर्ट में डाल के ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज से ही, जो लोग देख रहे हैं और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, डेफिनेटली अपनी डाइट में इसको ऐड करें। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा है, सरवत के साथ पड़ा हुआ है, वो आपको दिखा रही है सरवत के, ये मेरे साथ तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस वजह से तो सरवत इतनी ज्यादा स्मार्ट रहने की कोशिश कर रही है, हालांकि है स्मार्ट इसलिए कि वो उसके साथ ऑलरेडी पड़े। अच्छा, आज हमारे टॉपिक जो भी होते हैं, बहुत लंबी एक कहानी होती है, मेरे साथ 5 से 6 मिनट है प्रोग्राम में। तो मैं बेसिकली प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने आज चेंज इसलिए किया था कि ये प्रोग्राम बेसिकली जब भी होगा तो ये मेंटोर के साथ, अब मेरे साथ एक लिस्ट बन रही है मेंटोर की, जैसे मैंने शेयर की मैसेजेस अपने तमाम साथियों के साथ। तो मैं अपने लेकिन डॉक्टर साहबा को ये एक यूनिक एजाज भी हासिल हुआ कि वो पहले प्रोग्राम में, मेंटोरशिप के पहले प्रोग्राम में वो हमारे साथ, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनको इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ इस प्रोग्राम में मदू करते रहेंगे। डॉक्टर साहबा हमारे साथ होगी और हम उनसे एजुकेशन के बारे में भी पूछेंगे, उनके साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और उनसे टिप्स भी लेंगे जैसे हम सबसे टिप्स लेते हैं। तो अभी मैं चूंकि प्रोग्राम में हमारा एक फॉर्मेट है, मैं उस फॉर्मेट पे आके फिर आप लोगों को ओपनली मैं कहूंगा कि आप लोग जो है अपने तरीके से अपना अपना जो भी क्वेश्चन है वो डॉक्टर साहब से कर सकती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ पुश्तो का एक सेंटेंस बोले, ट्राई करें उसको, और वो उनकी जुबान से हम सुनना चाहेंगे जो हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहते होते हैं। तो डॉक्टर साहब सेंटेंस मेरा है कि संगा चल दे। संगा चल दे। इसका मतलब आपको आता है? नहीं जी, मैं पश्तो नहीं जानती। संगा चल दे का मतलब है कि क्या हाल है। अच्छा, हाँ, अब हम ये सिंधी में भी जानना चाहते हैं, सिंधी में आप बता सकती हैं? वैसे आप कराची में इतने सारे अरसा रही है। मैं जी बड़ी नालायक हूँ इस मामले में। मेरी मादरी जुबान पंजाबी है। अच्छा। तो सिंधी में मैं चूंकि कराची में रहती हूँ, लेकिन बहरहाल सिंध में मैं बहुत ट्रेवल करती हूँ। सिंधी समझ तो आती है लेकिन बोल नहीं पाती, क्योंकि सिंधी के बहुत से जो अल्फाज हैं उनका तलफ़ुज़ भी और मीनिंग भी पंजाबी से मिलता जुलता है। हाँ, तो मिलता है। लेकिन सिंधी मुझे आती है। अच्छा, जी। प्यारी जुबान है। हम एक डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज्वाइन करवाएंगे, वो सिंध से हैं और बहुत प्यारी सिंधी बोलते हैं। मुझे ये तरपारकर का जो प्रोग्राम था उसमें मिले, उनकी बहुत ज़बरदस्त प्रोनाउंसिएशन भी है, वो टिपिकल प्रोनाउंसिएशन है, तो उनको हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं ओवर करूंगा डॉक्टर आसमा को, जो भी आपके दिल में क्वेश्चन है डॉक्टर साहबा के लिए तो आप बता सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि आप कोई सजेशन या कोई एडवाइस देना चाहते हैं यंगस्टर्स को, या जो भी बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, इजी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कोई टिप, कोई एडवाइस, कोई मशवरा ऐसा जिसमें उनके लिए आसानी हो, उनकी इस सफर में उसको आसानी मुहैया हो सके, तो आप कोई एडवाइस देना चाहें तो? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि पहला सवाल तो हर कोई अपने आप से ये करे कि पीएचडी हम करना क्यों चाहते हैं, फॉर द सेक ऑफ डूइंग पीएचडी या इट हैज सम अदर पर्पस। तो सबसे पहले तो पर्पस को डिटरमिन करना जरूरी है। मेरे ख्याल में मैं अब ये बड़े वाज़ेह तौर पर समझती भी हूँ और कहती भी हूँ कि बड़ा हमें अब तफरीक करनी चाहिए कि क्या डिग्री हमें तालीम याफ्ता बना रही है
या डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही बन के रह गई है। तो सबसे पहले तो तालिब इल्म जो हैं उनको अपनी जो राह अपने सामने तयन करनी चाहिए कि वो जिस राह पे निकले हैं उसका मकसद क्या है, वो राह उन्हें कहाँ लेकर जा रही है। अगर पीएचडी करने का मकसद बेसिकली रिसर्च होता है और रिसर्च करके आप या एकेडमिया में प्रोफेसर बनते हैं या आप फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिसर्च करते हैं, तो अगर तो ये मकसद है तो फिर उसके लिए जो 2-3 चीजें हैं वो तो कंपल्सरी हैं। नंबर 1 इज योर हार्ड वर्क, नंबर 2 इज योर कंसिस्टेंसी, and number 3 is continuous reflection on what you are doing. That is very very important. मुस्तकिल अपने आप से सवाल ये करें कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, मैं अपनी आप की तस्हीह कैसे कर सकता हूँ। और रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं घंटों बैठ के जो है वो रीडिंग करती थी अपने टॉपिक के ऊपर, जो है वो रीडिंग, कोई भी चीज जो है वो नवाले की सूरत में मुंह में नहीं डाली जा सकती। ये बड़ा लंबा सफर होता है जिस जो मेहनत जो है उसमें लाजिम जुज है उसका, और वो मेहनत। डॉक्टर आसमा पीएचडी डॉक्टर है तो वो तो खुद भी इस मरहले से गुजरी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर आसमा जो है मेरे ख्याल में उन्होंने तो शादी से पहले सारा कुछ खत्म करके शादी की थी, तो उस वजह से मेरे ख्याल में उनको मुश्किल ज्यादा इस वजह से भी नहीं आया होगा। बेसिकली शादी का मतलब यही होता है कि फैमिली के जो अफेयर बढ़। सॉरी टू कट यू, मेरी शादी के बाद पीएचडी थी। शादी में जो मेरी हुई तो मेरा 3rd सेमेस्टर था। जो है पास माय कॉम्प्रिहेंसिव एंड ओरल एग्जाम, तो मेरी शादी हो गई और उसके बाद जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की तो मेरे बच्चे दोनों उस रिसर्च के दरमियान में हुए, एंड देन आई वाइंड अप आफ्टर माय मैरिज। सो माशाल्लाह मैं आप लोगों की बहादुरी को सलूट पेश करता हूँ। यकीनन बहुत बहादुरी का ये काम है, ये आसान काम नहीं है। और ख़वातीन का फोकस हमारा एजुकेशन, ये जो यूथ डेवलपमेंट फोरम है उसमें हमने ख़वातीन को इसलिए भी फोकस किया है कि उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। हम चाहते हैं कि उसके मसाइल को कम से कम किया जाए। जी साइमा, आपके साथ क्या है डॉक्टर साहबा के लिए? एक मिनट काइंडली, जल्दी। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगी, लाइक हमारे यहाँ नॉर्मली एक ट्रेंड है कि आप थोड़ा सा भी कोई हाईली एजुकेटेड होते हैं या कुछ भी ऐसा कोई डिग्री करते हैं तो आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं। आप फॉरेन चाहते हैं कि बस भाई अब चलें और जाके डॉलर्स या यूरोस कमाएं। तो आपका क्या वो था इंसेंटिव, क्या चीज थी कि मैं जी कभी भी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई नेवर वांटेड टू वर्क अब्रॉड। मुझे बहुत मौके भी मिले और मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे मैं बाहर भी गई, काम भी किया, लेकिन असाइनमेंट अपनी ख़त्म की और घर वापस लौटे, क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि इस मिट्टी का भी तो कोई हम पर कर्ज है कि नहीं है। तो अगर हर कोई बाहर ही चला जाएगा तो फिर इस मुल्क का बनेगा क्या। तो मैं तो एक जिम्मेदारी समझकर वापस आई और अभी तक काम कर रही हूँ और बहुत दिल लगाकर काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो अपनी मिट्टी का कर्ज आप अदा कर नहीं सकते। माशाल्लाह। जी मैं सरवत की तरफ आऊंगा। सरवत, आपके साथ क्या है डॉक्टर साहब के लिए? लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब ने, मैम ने काफी एक एजुकेटेड किस्म का माहौल डेवलप किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन चल रही है और पीपल दे आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड। इवन अगर आप एक छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वट एवर यू कैन डू, आप अपने जहन में बस ये चीज रखें, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ठीक है, तो ये थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं चूंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहूंगा जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुनेंगे, ये सारा प्रोग्राम देखेंगे, कि देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस सरवत ने आखिर में इस्तेमाल किया कि एक एजुकेशन का एनवायरनमेंट बन गया है। बड़े लोगों के साथ बैठ के यकीनन इंसान अपने आप को बड़ा महसूस करता है, और ये मेरी बचपन से कमज़ोरी है कि मुझे अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझ पे बहुत बड़ा करम भी किया है कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ, और शायद ये मेरा शौक़ है। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे दिया। मैं अगर नाम लूँ तो आप हैरान हो जाओ कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे कहाँ कहाँ मौका दिया कि मैं ऐसे लोगों के साथ, तालीम याफ्ता लोगों के साथ मैं बैठा। मैं डॉक्टर साहब के जो आखिरी बात थी, आखिरी क्वेश्चन साइमा का था, उस पर ज़रा मैं रिएक्ट करूँगा। मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत सारे ममालिक में गया हूँ, मैंने जॉब भी किया है। लेकिन मैं एक मुल्क में था तो
जब मेरा टाइम खत्म हुआ वहां पे, तो मैं जब आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि आपको मैं एक वकील से मिलाता हूं और वो वकील जो है आपको केस आपके लिए तैयार कर देगा और आप मुल्क से ना जाएं, और आप यहाँ रहे, पाकिस्तान में क्या है, आप यहाँ रहे। मैंने कहा चले चलते हैं, देखते हैं वकील साहब क्या कहते हैं। तो हम गए। जब मैं वहां गया, उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे कहा, तो बातों बातों में उसने सबसे पहले एक सेंटेंस इस्तेमाल किया कि मुझे उसने कहा कि आप ऐसे करें कि सबसे पहले तो आप अपना पासपोर्ट जला के ना वॉशरूम में गिरा दे, उसको ज़ाया कर दे, उसको डिस्कार्ड कर दे सबसे पहले। अब मैं ऐसे बैठा हूँ सामने, और वो उसकी नेशनलिटी भी पाकिस्तानी नहीं थी जो जिस बंदे से मैं बात कर रहा था, लेकिन वो उर्दू बोल रहा था, तो आप समझ चुके होंगे वो कहाँ से हो सकता है। तो बहरहाल वो मेरे सामने ऐसे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा और तुम जो है यहाँ पे तुम्हें स्टे मिल जाएगा। मैंने कहा बात सुने, अगर मुझे इस मुल्क के साथ, मैंने एक और मुल्क का भी नाम लिया जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े मुल्क है दो, मैंने कहा उनकी और इनकी सारी प्रॉपर्टी अगर मेरे नाम की जाए ना, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम अभी की अभी लिख दी जाए, तो इस पासपोर्ट का एक छोटा सा जर्रा, एक छोटा सा हिस्सा भी मैं पाड़ के और ना जलाऊंगा और ना गिराऊंगा। तो बहरहाल ये बड़ी खुशी है मुझे, मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ और बैठता हूँ उठता हूँ कि जिन लोगों का एक पैशन है इस मुल्क के लिए। अगर ये मुल्क है तो हम है, यकीनन ये हमारी पहचान है। इसके साथ ही मैं एक और मिसाल देता हूँ। एक मरतबा दुबई एयरपोर्ट पे हम एक लड़के को सियाफ कर रहे थे, पाकिस्तान आ रहा था वो, और मैं उस वक्त दुबई में जॉब कर रहा था। तो वो उसने एक बात कही, वो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह बोलता था, ये होता है, अच्छा नहीं है, फलाना है, ढिंगरा है। तो उसको हेपेटाइटिस हो गया, तो उसको निकाला गया कंपनी से भी और दुबई से भी, तो इसको एग्जेक्ट किया जा रहा था। तो उसने मुझे एयरपोर्ट पे एक बात कही, मुझे कहते डॉक्टर साहब आप अक्सर कहा करते थे ना कि अपना मुल्क होता है। आज मुझे पता चला कि मुझे एक छोटी सी बीमारी क्या लगी कि मुझे यहाँ नहीं छोड़ रहे, लेकिन पाकिस्तान मुझे वेलकम कर रहा है। मैं जाऊंगा जिधर भी, मेरा मुंह उठा के जिधर भी मैं चाहूं तो वहां जा सकता हूं। तो ये सारे नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, भले जाएं, आप लोग दुनिया में घूमें, आप जॉब करें, आप पैसा कमाएं, आप शोहरत कमाएं, आप तालीम हासिल करें वहां पे, लेकिन अपने मुल्क को कभी आप भूले ना। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, डॉक्टर आसमा आपका शुक्रगुजार हूं, साइमा नैयर आपका शुक्रगुजार हूं, सरवत जफर आपका शुक्रगुजार हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ब्रदर टॉड शे, आप सबके बिहाफ पे मैं डॉक्टर फातिमा डार साहबा का दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वो हमारे साथ आई। लास्ट 1 मिनट विद यू डॉक्टर साहबा। बहुत शुक्रिया खलील अहमद साहब आपका, डॉक्टर मरियम, मिस साइमा, डॉक्टर सरवत, आप सबका। आप लोगों ने बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी बातें की और मैंने बहुत इंजॉय किया। टाइम की कमी मेरे एंड पे भी है, वरना तो गुफ्तगू को हम बढ़ा लेते। बहरहाल नौजवानों के लिए मैं अगर एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँ, और वो ये कि ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है। इस तोहफे को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप जो है वो गुजारें, क्योंकि जिंदगी एक दफा मिलती है, और भरपूर तरीके से गुजारें, जिम्मेदारी के साथ गुजारें, ताकि आने वाला कल हमारा जो है वो आज से अच्छा हो सके। आपका अल्लाह ताला आपको खुश रखे डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको हम लोग दोबारा भी जहमत देंगे और आप हमारे प्रोग्राम में जरूर आती रहे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आई एम ऑब्लाइज्ड कि आपने बुलाया, बड़ी मेहरबानी जी। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।